हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवल स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10th की सोशल स्टडीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम इकोनॉमिक्स देखने जा रहे हैं चैप्टर 1। इस सीरीज़ में हम सोशल स्टडीज़ की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 विकास यानी कि डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे विकास क्या होता है, कैसे होता है और ये किस तरह से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 10th ESP ग्रुप सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि विकास होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं विकास क्या होता है, तो हो सकता है कि आपका जवाब हो कि अच्छे स्कूल बनना, अच्छे हॉस्पिटल बनना ही विकास है। पर अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक लाइन में बताइए कि विकास क्या होता है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि किसी भी चीज़ का पहले की स्थिति से सुधार जाना, मतलब जैसा वो पहले था उसकी स्थिति में सुधार आ जाना ही विकास होता है। ओके। और यहाँ पे एक चीज़ समझने की वाली बात है कि अगर कोई दो व्यक्ति है तो ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए भी विकास हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक ए है और एक बी है। और जो ए व्यक्ति है वो चाहता है कि यहाँ पे बांध बनवाया जाए किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। तो हो सकता है कि जो ए व्यक्ति है उसके लिए बांध बनवाना एक विकास हो क्योंकि उसे अच्छी पानी मिलेगा और अच्छा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। पर जो दूसरा व्यक्ति है बी, उसके लिए ये विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसके लिए बांध बनने से उसको वहाँ से विस्थापित होना पड़े, उसको वहाँ से उसका घर बार सारा डूब जाने का खतरा हो उसे, है ना। तो इसके लिए क्या हो सकता है यहाँ पे कि जो व्यक्ति वी है उसके लिए वो विकास जो ए व्यक्ति के लिए है वो बी के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। और अगर मैं एक और उदाहरण की बात करूँ तो मान लीजिए कि एक लड़की है, वो अपने भाई के समान आज़ादी और अवसर मिलने, और जो भाई भी है वो जो भाई है उसका वो भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, इसकी आशा करती है। एक लड़की है वो चाहती है कि उसको भी अपने भाई के जैसा सेम आज़ादी मिले, अवसर मिले, और उसका भाई जो वो भी घर के कामकाज में हाथ बटाए। एक लड़की ऐसा चाहती है, पर हो सकता है कि उसके भाई को ये पसंद ना हो। तो यही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि हो सकता है कि जो एक व्यक्ति के लिए विकास है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास ना हो। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हो सकता है कि एक के लिए जो विकास है ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरे के लिए भी विकास हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक विकास समझ में आया होगा, और विकास कैसे दो व्यक्ति और दो पक्षों के बीच में अलग अलग हो सकता है, उनके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम कि किसी भी व्यक्ति के लिए आय और जो अन्य लक्ष्य हैं विकास के लिए वो क्या हो सकते हैं। अब देखिए, लोगों का लक्ष्य सिर्फ विकास के लिए सिर्फ आय, अच्छी आय होना, अच्छी पैसे कमाना, अच्छे जॉब्स लगना, सिर्फ ये तो नहीं हो सकता ना किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी लोगों के लिए सिर्फ विकास का लक्ष्य बेहतर आय हो, ना ही उनके लिए विकास का लक्ष्य हो, बल्कि जीवन में कई अनेक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उनके लिए विकास का लक्ष्य हो सकती हैं। जैसे कि बराबरी का व्यवहार। मान लीजिए अगर कोई पिछड़े वर्ग से आता है, कोई नीची जाति का इंसान है, उसके लिए क्या विकास हो सकता है कि उसको भी समाज में बराबर का व्यवहार किया जाए, उसका भी सम्मान किया जाए, आदर किया जाए, है ना। तो उसके लिए क्या होगा विकास, कि उसके लिए उसको उसके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। और ऐसे अगर कोई लड़की है तो वो क्या चाहेगी कि उसको अपने भाई की तरह ही सारी चीज़ों में स्वतंत्रता मिले, सारी चीज़ों में उसको भी बराबरी का हक मिले, उसके भाई की तरह वो भी अपने डिसीज़न खुद ले सके। तो उसके लिए वो विकास होएगा, है ना। और ऐसे ही कोई पर्टिकुलर आदमी है तो वो काम करना चाहता है, तो उसको लिए विकास क्या हो सकता है कि उसको काम, वो जहाँ पे करेगा उसको वहाँ पे काम की सुरक्षा मिले। और अगर कोई व्यक्ति है जो छोटा मोटा स्टॉल लगाता है, वो क्या चाहेगा कि उसको भी सम्मान मिले, उसको भी आदर मिले, उसको नीची नज़रों से, तिरछी नज़रों से ना देखा जाए, है ना। और हमारे लिए विकास का लक्ष्य एक और क्या हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिले रहने के लिए, साफ़ सुथरी जगह हो, हर चीज़ अच्छा हो, अच्छा सा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे सुरक्षा हो, सुविधाएं हो, हर चीज़ अवेलेबल हो, है ना। तो वातावरण भी हमारे लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ
आय ही बेहतर जीवन के लिए लक्ष्य नहीं हो सकता विकास का। उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आय के अलावा महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमारे लिए विकास का लक्ष्य बन सकती हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो जैसे अभी हमने देखा कि किसी व्यक्ति के लिए क्या हो सकते हैं विकास के लक्ष्य, तो वहीं हम अब देखेंगे कि विभिन्न देशों और जो राज्य हैं उनकी तुलना कैसे की जाए, और जो उनके लिए आय और जो अन्य मापदंड हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, और किसी देश के लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। तो जिस प्रकार हमने किसी व्यक्ति के लक्ष्य, विकास के लक्ष्य के बारे में देखा कि सिर्फ बेहतर आय होना ही विकास नहीं होता, ऐसे ही किसी देश में अगर किसी देश के व्यक्तियों की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय कहिए या फिर जो इनकम है वो अच्छी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो देश है वो डेवलप है। उसके साथ भी कई ऐसे अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि उस देश की डेवलपमेंट को दिखा सकता है। ठीक है, तो देश की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। वैसे तो सबसे विशेषता महत्वपूर्ण क्या समझी जाती है कि आय, परंतु जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि विकास के लक्षणों के विषय में भी सोच सकते हैं, जो कि विकास को दर्शाता है। तो यहाँ पे औसत आय का मतलब है प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर पर्सन कितना इनकम है उस किसी भी पर्टिकुलर देश का। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे कि सिर्फ आय ना होकर उसके अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो विकास को दर्शाती है। वहाँ का उस पर्टिकुलर देश का जो साक्षरता दर कैसा है, शिशु मृत्यु दर कैसा है, जो सार्वजनिक सुविधाएं कैसी है, और वहाँ पे लोगों को कितनी सुरक्षा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आय के अलावा महत्वपूर्ण बन जाती हैं किसी भी देश के लिए। ठीक है, और यह भी आवश्यक नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई देश है जहाँ पे सभी व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा है, ठीक है, और परंतु वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, सेवाएं नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो यहाँ पे हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जेब में रखा हुआ रुपये वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है। सिर्फ ना वो जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं वही खरीद सकता है जेब में रखा रुपये, परंतु जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है वो नहीं खरीद सकता। आपको सुरक्षा चाहिए, आपको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो तो नहीं खरीद सकता ना आपके जेब में रखा हुआ रुपये, भले ही वो वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है। ठीक है, परंतु आपको अपने बेहतर जीवन के लिए जो आवश्यक है वो तो नहीं खरीद सकता, है ना। तो हम आगे देखते हैं कि जो यूएनडीपी है उसके द्वारा जो मानव विकास है उसको कैसे देखा जाता है, कि यूएनडीपी के द्वारा क्या माना जाता है कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे विकास होता है। तो राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। तो यूएनडीपी के अनुसार अगर हम देखें तो जो राष्ट्र है उसका विकास इस आधार पर लगाया जाता है कि वहाँ की जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, और वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कैसी है। इन तीनों के आधार पर ही बताया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर राष्ट्र का विकास कैसा हुआ है यूएनडीपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अब हम देखते हैं शिशु मृत्यु दर। ये क्या होता है, किसी भी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से पहले की आयु में मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में 1000 बच्चे जीवित हैं, जन्म लिया जिन्होंने, जो जीवित थे जन्म के समय, ठीक है, 1000 बच्चे, परंतु उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो 1 साल पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं। तो इन दोनों बच्चों का जो अनुपात होएगा उसी को हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। और नेक्स्ट हम देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होती है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात ही साक्षरता दर होता है। मीन्स कोई भी बच्चा अगर वो 7 वर्ष से ज़्यादा है या उससे अधिक कोई भी व्यक्ति, तो उस आयु के जो लोग हैं उसमें कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है और कितनी नहीं पढ़ी लिखी है, इन दोनों के अनुपात को ही हम साक्षरता दर कहते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, किसी भी कंट्री में 7 वर्ष और उससे अधिक के वर्ष के जितने भी लोग हैं उसमें कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, इसी को हम कहते हैं साक्षरता दर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। यहाँ पे 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ
प्रतिशत निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। मतलब किसी भी देश में 6 से 10 वर्ष के आयु के बीच में जितने भी बच्चे हैं, और मान लीजिए वहाँ पे कोई 1000 बच्चे हैं 6 से 10 वर्ष की उम्र में, तो उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उन दोनों का जो प्रतिशत है उसी को हम कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। तो 6 से 10 वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे और वो जो वहाँ के जितने कुल उस आयु वर्ग के कितने कुल बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं और जितने जाते हैं, उन दोनों के साथ का जो प्रतिशत है हम उसी को कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं औसत आय। औसत आय जैसे प्रति व्यक्ति आय भी इसी को कहा जाता है। जो देश की पूरी कुल जनसंख्या होती है उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग औसत आय निकल जाती है। मान लीजिए कि देश की जो कुल आय है उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग करना। मान लीजिए कि किसी देश में टोटल आय होती है किसी भी पर्टिकुलर ईयर में 2 करोड़ रुपए मान लीजिए, और वहाँ की जो जनसंख्या है वो है 1.5 करोड़ हज़ार। ठीक है। तो वो जो दोनों संख्याएं हैं 2 करोड़ और जो 1.5, तो इन दोनों का जो भाग करके जो आंसर निकलता है उसी को औसत आय कहते हैं। मीन्स देश की कुल आय को, जितनी भी इनकम हुई है देश की, उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर ही औसत आय निकाला जाता है, जिसको प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय आय। कोई भी जो राष्ट्र है उसकी आय क्या होती है? देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब कोई भी कंट्री है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें उत्पादित हुई हैं वो सारी वस्तुएं, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वस्तुएं, सारी वस्तुएं और साथ साथ में सेवाएं, और उन दोनों का जो वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनका मूल्य, और जो विदेश है उनसे जितनी भी प्राप्त आय है, उन तीनों को जोड़कर जो आय निकलती है उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको देखते हैं हम, धारणीयता, जिसको सतत पोषणीय विकास भी कहा जाता है। सतत पोषणीय विकास को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आने वाले क्लासेस में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो हम समझ लेते हैं कि सतत पोषणीय विकास होता क्या है। सतत पोषणीय विकास, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सतत तरीके से विकास करना। इसमें ऐसी निरंतर प्रक्रिया होती है ये जिसको भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। मतलब कि इस प्रकार से किसी भी चीज़ का, किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करना ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए वो कम ना पड़ जाए, उसके लिए जितनी भी चीज़ें सुरक्षित हैं उससे एक्स्ट्रा हम यूज़ ना कर लें। क्योंकि यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उधार में प्राप्त नहीं किया है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सतत पोषणीय विकास का मतलब यही होता है कि ऐसा निरंतर प्रक्रिया है ये एक तरह का, जो भविष्य की जो नस्ल है, भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए जो उत्पादकता है उसको हानि ना पहुँचाए, और उस बिना हानि पहुँचाए ही वो जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इस प्रकार से विकास करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है। और ये वाला एग्जाम्पल देकर आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको अपने पूर्वजों से उत्तराधिकारी के रूप में नहीं लिया, बल्कि हमने विश्व को अपने बच्चों से उधार लिया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और इसमें हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई वीडियो में कुछ भी डाउट आए, कुछ भी समझ में आए, तो इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, दोबारा देखिए, आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आता हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।